जिलों की नगरी उदयपुर में भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय बैठक हो रही है और इस बैठक में मंथन हो रहा है। आज़ादी के जो इतने साल बीत गए हैं उसके बाद मजदूरों की क्या स्थिति है अभी भी, और क्या मजदूरों को विशेष रूप से सरकार की तरफ से हो या औद्योगिक क्षेत्रों की तरफ से हो क्या सहायता मिलनी चाहिए, किस तरह से उनका और भी इस युग के हिसाब से जीवन यापन हो। इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर भारतीय मजदूर संघ की राष्ट्रीय बैठक जिलों की नगरी उदयपुर में हो रही है। यह 3 दिवसीय बैठक हो रही है। इस पर चिंतन मंथन किया जा रहा है कि किस तरह से मजदूर, कामगार या संस्थागत या राजकीय कर्मचारी हैं, उनका किस तरह से सरकार सहयोग कर रही है और भी क्या उनको आवश्यकता है, क्या समस्याएं हैं, आगे क्या और सुधार करने की जरूरत है। बैठक हो रही है, 3 दिवसीय मंथन हो रहा है निजीकरण को लेकर और संगठन को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर निजीकरण के नाम पर बहुत बड़ा आंदोलन 17 नवंबर को दिल्ली में होने जा रहा है। इसको लेकर बड़ा मंथन किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जब तक नरेगा को उद्योग से नहीं जोड़ा जाता और फ्री में जिस तरह से वितरण हो रहा है आम जन को वो बंद नहीं होता, तब तक यह मजदूरी की जो व्यथा है वो दिन ब दिन बढ़ती ही रहेगी। मजदूर को सक्षम बनाने के लिए उनको और भी सुविधाएं ऐसी देनी चाहिए कि वो आलस्य प्रवृत्ति न रखें और देश के लिए काम करें। अगर देश के लिए हर व्यक्ति काम करेगा तो आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और हर व्यक्ति को काम मिलेगा। साथ ही यह भी बताना चाहेंगे कि आज भी सरकारी या निजी संस्थानों में अभी भी कर्मचारी 4,000 या 5,000 या 7,000 रुपये में काम कर रहे हैं और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अभी भी सरकार इस पे गौर करे तो उनके जीवन में मंगल होगा। हमारे साथ में भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री जी हैं राष्ट्रीय, आप बताएं क्या मंथन हो रहा है इस बैठक में। भारतीय मजदूर संघ हमेशा मजदूरों के बारे में और उद्योग के बारे में, देश के बारे में सोचते आया है और मजदूरों का भला कैसा हो, देश किस तरीके से प्रगति पे जाए, उद्योग किस तरीके से चलते रहे, यह हमारी सोच है। और उसी अनुसार हम लोग हर 3 माह के पश्चात ये NOB की बैठक लेते हैं, नेशनल पदाधिकारियों की, और इस बैठक के अंदर आगे आने वाले 3 माह में हमारा कार्य कैसा होगा इस विषय में सोचते हैं। अभी ये जो बैठक हो रही है इसमें मुख्यतः 17 नवंबर को हमारी जो रैली है कि जो केंद्र सरकार ने PSU जो है उनके निजीकरण का जो काम चलाया है, जैसे रेलवे है, प्रतिरक्षा है, LIC है, बैंकिंग क्षेत्र है, इनका निजीकरण करने का जो किया है उसके खिलाफ 17 नवंबर को हमारी रैली है और हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में वहाँ पर लोग पहुँचेंगे और उसका विरोध करेंगे। और इसके लिए ख़ास तौर पर विशेषतः यह बैठक हमने विशेष हमारा बिंदु इस बैठक का यह है और हमें आशा है कि काफ़ी अच्छी मात्रा में लोग हमें यहाँ पर साथ देंगे। जिस तरह से आज देश में राजनीतिक पार्टियां कई लालच देती हैं, चुनावी रूप में कई कोई वादे करते हैं, कोई घोषणाएं करते हैं और एक तरह से जो राशन का जो मामला है वो इतना उन तक पहुंच जाता है लोगों के पास में कि उनको मजदूरी करने के लिए वो रहता नहीं है और उद्योग जगत में एक काफ़ी सारा संकट खड़ा हो रहा है मजदूरों को लेकर। क्या कहना है, इस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे काफ़ी दिशा निर्देश दिए हैं।
राजनीतिक पार्टियों द्वारा इस तरीके से जो काम किए जा रहे हैं उसमें हमारा ये कहना है कि यह पैसा जो राजनीतिक पार्टियां इस्तेमाल कर रही है चुनाव जीत के आने के बाद, वह कामगारों का ही पैसा है, मजदूरों का ही पैसा है, हम जनता का ही यह पैसा है। ऐसा न करते हुए पार्टियां यदि खुद के जेब से करे, अपने खुद के फंड से करे, तो निश्चित रूप से उनको पता चलेगा कि हम लोग जनता को भड़का रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए जनता को गुमराह कर रहे हैं, ये उनको दिखेगा। केंद्र सरकार को कोई ऐसा प्रपोजल आप देंगे कि इस तरह से पुनरावृत्ति नहीं हो और मजदूरों को एक संबल मिल केंद्र सके? सरकार को हम 17 तारीख को निवेदन देंगे कि ये जो आप निजीकरण का काम कर रहे हो वो उचित नहीं है, देश के लिए, उद्योग के लिए और कामगारों के लिए भी नहीं है। इसको आप समाप्त करें और फिर से पूर्ववत जिस स्थिति में ये उद्योग थे उस स्थिति में लाए, ये हमारा निवेदन उनको रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि बाल मजदूरी और महिला का वर्क प्लेस, इसके बारे में क्या मंथन चल रहा है? महिलाओं को सदैव से हम आगे बढ़ाते रहे, उनकी सारी व्यवस्थाओं का उनको देख रहे हैं। महिलाओं को, ज़्यादातर महिलाएं भारतीय मजदूर संघ के अंदर सामने लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए विशेष सत्र भी होता है। आज की बैठक में भी महिलाएं यहाँ सम्मिलित है और बाल मजदूरी का तो विरोध हम शुरू से करते आ रहे हैं और देश के कानून के खिलाफ भी हुए। धन्यवाद। मजदूर संघ की जिलों की नगरी उदयपुर में बैठक हो रही है और देश भर के पदाधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या चिंतन मंथन हो रहा है? यह तो 3 दिन तक चलेगा ही, लेकिन क्या इस बैठक का अहम मुद्दे हैं? जी बता। ये भारतीय मजदूर संघ केंद्र की योजनानुसार केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक है जी। और केंद्रीय बैठक में पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में चिंतन होता है। इस संबंध में अखिल भारतीय महामंत्री और अध्यक्ष महोदय ही कुछ बताने हेतु अधिकृत हैं। राजस्थान में ये केंद्रीय पदाधिकारी बैठक केंद्र के निर्देश के अनुसार ही हम आहूत कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो काम है वो केवल व्यवस्थात्मक जो पक्ष है वही है, और इसलिए जो केंद्र की बैठक में हमको जो व्यवस्थाएं करनी है, केवल हम उन व्यवस्थाओं की देखभाल के लिए व्यवस्थाएं ठीक से हों, बैठक में कोई असुविधा नहीं हो, इस दृष्टि से ही। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो सरकार से उम्मीद थी, क्या वो पूरी हो रही है? चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके हो या संविदा कर्मियों को लेके हो या अन्य जो मजदूरों को लेके हो, क्या आप कहना चाहेंगे? राजस्थान में अभी जो संविदा कर्मियों को नियमित करने का जो विषय गहलोत जी ने छेड़ा है जी और जो घोषणा की है, वो लगता है कि केवल मात्र एक इन संविदा कर्मियों के जो विभिन्न संवर्ग हैं, इनमें आपस में एक प्रकार का जो है मतभेद, कटुता पैदा करने का षड्यंत्र लगता है। वास्तव में अभी कोई केवल उन्होंने घोषणा कही, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। और संविदा कर्मियों को भी उन्होंने कई प्रकार से जो है श्रेणीकरण किया है। प्लेसमेंट एजेंसी को जो है ये नियमित नहीं कर रहे हैं। तो अभी इस मामले में जो स्पष्ट नीति है वो कोई स्पष्ट आई नहीं है सामने। क्या किन बिंदुओं के आधार पर इनको वो नियमित करेंगे, क्या उनका प्रक्रिया रहेगी, अभी कोई स्पष्ट नहीं है। तो ये आदेश आएंगे, उसके बाद में ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन वैसा जिस तरह से आज भी कई सरकारी संस्थानों में जैसे अस्पताल हो या अन्य संस्थान हो, उसमें 4-4, 5-5 हज़ार रुपये में महिलाएं काम कर रही हैं और वो भी 8-8 घंटे। क्या आप इस मुद्दे को सरकार तक पहुंचाएंगे? भारतीय मजदूर संघ का एक सैद्धांतिक विषय है जी, समान काम के बदले समान वेतन। जी। जो मानदेय पर काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट एजेंसी पर काम कर रहे हैं, उनको भी हमारा यही पक्ष है कि न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये कम से कम रखी जाए। सरकार अभी इसमें पूरी तरीके से असफल है और हमारी जो ये मांग है वो चलती रहेगी, सरकार चाहे किसी की भी हो। आज औद्योगिक घरानों में काफ़ी सारी मजदूरों की मांग है, लेकिन सरकार आए दिन कोई न कोई घोषणा करती हैं कि आज ये गेहूं देंगे, चुनाव में वादे करते हैं कि उनको इस तरह से लालच देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे काफ़ी तक टिप्पणी की है। क्या आप मानेंगे? भारतीय मजदूर संघ अपनी जो केंद्रीय पदाधिकारी चिंतन बैठक होता है, उसके आधार पर पूरे देश में जो हमको मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुसार हम हमारा काम करते हैं। पर हम तो आपको यही बात कहते हैं कि जब तक काम पूरा होगा, नाम नहीं विश्राम का। हमारी जो मांगे हैं वो चलती रहेंगी। सरकार की एक अलग सोच है, बीएमएस की अलग सोच है। हमारा एक स्पष्ट उद्देश्य है, कर्मचारी हित की बात जो करेगा हम उसको सहयोग करेंगे और जो कर्मचारी विरोध में होगा हम उसका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। में
जो केंद्रीय पदाधिकारी बैठक हो रही है 31 अक्टूबर को हमारी एक संचालन समिति की केंद्र की बैठक रही। आज उद्घाटन सत्र रहा। 2 तारीख और 3 तारीख को समापन सत्र रहेगा। 3 दिवसीय बैठक का आयोजन उदयपुर को दिया गया है। हम सभी तो आयोजक हैं। बैठक में निर्णय केंद्रीय पदाधिकारी द्वारा लिया जाएगा। हमारी 6 महीने में एक बार केंद्रीय कार्य समिति भी होती है और 3-4 महीने में एक बार हमारी पदाधिकारी बैठक भी होती है। तो केंद्रीय कार्य समिति अगले आने वाले समय में जो पटना का अधिवेशन है उसके बारे में एक कार्य समिति होनी और बाकी इसके पहले पदाधिकारी बैठक में कुछ निर्णय लिए जाएंगे। और वर्तमान परिस्थिति में 17 नवंबर को पब्लिक सेक्टर बचाओ आंदोलन जो चल रहा है कि जो लाभांश में उद्योग चल रहे हैं उनको भी सरकार बंद करना चाहती है। इसके बारे में एक जन जागरण अभियान चला और उसका एक विशाल प्रदर्शन 17 नवंबर को दिल्ली में होने वाला। तो उसकी रूपरेखा की एक तैयारी की जा रही है। संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए चाहे वो जैसे राजस्थान का ही उदाहरण लें तो आंगनवाड़ी को एक स्कीम वर्कर के रूप में सागवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर 1975 में एक स्कीम वर्कर के नाते इनको स्कीम चलाई थी, जो आज तक वर्षों होने के बाद कोई स्कीम 5 साल की होती है, 10 साल की होती है, परंतु इतने वर्षों के बाद भी स्कीम वर्कर ही है, उनको वर्कर नहीं माना गया। उसके लिए भी भारतीय मजदूर संघ संघर्ष कर रहा है, पूरे देश में भी संघर्ष कर रहा है। और देश में जो भी श्रम कानून बने उस पर भी एक मंथन चल रहा है कि वास्तव में जो उसमें जो लेबर कोड बने, लेबर कोड में न्यूनतम वेतन पर जो निर्णय लिया केंद्र सरकार ने उस पर सभी ने सराहना की है, भारतीय मजदूर संघ ने भी सराहना की है। परंतु जो IR कोड बना उसमें मजदूरों के खिलाफ कुछ डिसीजन हुए, उसका भारतीय मजदूर संघ ने विरोध किया। सोशल सिक्योरिटी के कुछ अच्छे पॉइंट है, उसका भारतीय मजदूर संघ ने समर्थन किया कि अच्छी बात है, परंतु कुछ श्रमिक विरोधी जो कार्रवाई हो रही है उसका भारतीय मजदूर संघ लंबे समय से विरोध कर रहा है और अभी भी कर रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। आज जो बैठक यहाँ 3 दिवसीय बैठक हो रही है उस बैठक के अंदर आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ क्या क्या निर्णय करने वाला है उसके बारे में होगी और 3 तारीख को उसकी घोषणा की जाएगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसमें केंद्रीय महामंत्री जी हमारे अपने रविंद्र हिमते जी अध्यक्ष जी। इस बैठक में विशेष रूप से हमारा सौभाग्य का विषय है कि हमारे पालक अधिकारी के रूप में पूर्व सर कार्यवाह जी माननीय भगैया जी भी 2 दिन इस बैठक में रहने वाले हैं और हमारे अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय वी सुरेंद्रन जी और अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री जो राजस्थान के ही प्रचारक हैं वो हमारे जयंतीलाल जी भाई साहब भी इस बैठक में उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। और जो भी निर्णय जो होंगे उसकी 3 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसमें उसकी घोषणा की जाएगी। संविदा पे और ठेके पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं चाहे वो हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, अन्य जगह हो, उन्हें वास्तव में न्यूनतम जब तक उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता या कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं बनाया जाता जब तक कम से कम 18,000 रुपये न्यूनतम मिलना चाहिए। ये हमने राजस्थान प्रदेश से भी मांग उठाई है और अखिल भारतीय स्तर पर भी इस मांग को उठाया है और इस बैठक के अंदर भी इस पर कोई गंभीर चिंतन कर कोई निर्णय लेने के लिए महामंत्री जी से आग्रह किया। जैसे बात करें अपने उदयपुर में बैठक हो रही है, उदयपुर में हॉस्पिटल के 450 कर्मचारी हैं, उनको हमने जो लंबे समय से ठेकेदारी पर PF की कटौती नहीं होती थी वो PF की कटौती भारतीय मजदूर संघ के माध्यम से चालू करवाई और उनको अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड और हाई स्किल्ड में जो उनको अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड में 2 साल के बाद उनको ले जाना और 5 साल के बाद उनको स्किल्ड वर्कर का वेतन दिलाना, ये हमने परिपाटी लंबे समय से नहीं थी उसको वापस चालू कराई। और जैसे नाथद्वारा मंदिर मंडल का केस था तो उनमें भी उनके 18,000 न्यूनतम हमने उनको मंदिर मंडल से समझौता करके 18,000 रुपया दिलाया। इस प्रकार से दूसरे जितने भी जो अपने उद्योग में जिसमें ठेकेदारी पे काम कर रहे हैं या संविदा पे काम कर रहे हैं उनको 18,000 जब तक स्थायी ग्रेड नहीं दी जाती है तब तक 18,000 रुपया न्यूनतम वेतन दी जाए, ये हमने मांग की है और उस पर क्रियान्विति भी जगह जगह हो रही है और उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। जैसे भी वर्तमान में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की कि पुरानी पेंशन स्कीम सबको दी जाएगी, परंतु राज्य कर्मचारियों को तो जहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम्स थी वहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई और GPF की कटौती चालू की गई। परंतु एक तरफ घोषणा वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो निगम है चाहे वो विद्युत के 5 निगम हों, चाहे वो रोडवेज का निगम हो, चाहे और कोई निगम हो, उन निगमों के अंदर
उनको पुरानी पेंशन स्कीम अभी तक लागू नहीं की। तो सारे निगमों के कर्मचारियों की तरफ से और वहाँ के जो वो अपने बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उनसे सारा प्रस्ताव पास करके राज्य सरकार को भिजवाया कि पुरानी पेंशन का लाभ उनको भी दिया जाए। क्योंकि जिस समय जैसे विद्युत मंडल का उदाहरण लेते हैं तो विद्युत मंडल में जब 2000 में कंपनी बनी थी और उसके बाद 2004 से स्कीम लागू की गई थी न्यू पेंशन स्कीम की, तो एक बार तो सरकार ने उसको न्यू पेंशन स्कीम में ले लिया और उसके बाद उसको वापस थोड़े समय बाद ही उसको वापस सीपीएफ में जोड़ दिया। तो सीपीएफ में ईपीएस 95 में करीब 72 लाख कर्मचारी हिंदुस्तान में हैं जिनको आज भी न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन मिल रही है और 3000 रुपये मैक्सिमम मिल रही है। राज्य सरकार से पेंशनर के अखिल भारतीय संयोजक के नाते भी हमने भी मांग उठाई कि इस पेंशन को कम से कम 5000 रुपये और वेरिएबल डीए किया जाए ईपीएस 95 की पेंशन को, और पुरानी पेंशन स्कीम जिनके ऊपर सभी राज्य कर्मचारियों के ऊपर लागू की गई है निगमों के कर्मचारियों के ऊपर लागे, चाहे वो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हों, चाहे बोर्ड के निगम के कर्मचारी हों, चाहे पथ परिवहन निगम के कर्मचारी हों, उन सब के ऊपर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। विद्युत मंडल में निजीकरण जिस दौर से बढ़ रहा है हमने बराबर विरोध किया, चाहे विद्युत मंत्री पीयूष जी गोयल थे, चाहे आर.के. सिंह जी थे। पिछली 2 फरवरी को भी आर.के. सिंह जी से वार्ता हुई कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2014 से जो बन रहा था भारतीय मजदूर संघ ने बराबर उसका विरोध किया। वो 2020 तक आ गया और 2021 में उसको बनने जा रहा था, उस पर एक बैठक उन्होंने बुलाई और हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो आप रूल्स बना रहे हैं इस रूल्स में सब लाइसेंस की व्यवस्था उससे समाप्त होनी चाहिए। तो हमारी बात को गंभीरता से बीएमएस की मांग को लिया उन्होंने और ये जो सब लाइसेंस की व्यवस्था थी उसको समाप्त करने की आर.के. सिंह जी ने घोषणा की। उसको हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने उस बात को समझा और उसको कहा और आगे भी कहा कि जब तक 50 आपके प्रतिनिधियों के साथ वार्ता नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2021 को लागू नहीं किया जाएगा। ये आश्वासन भी साथ में दिया। परंतु हमारी ये स्थिति एक जैसे राजस्थान का उदाहरण है, 2011 के अंदर उदयपुर, जयपुर, जोधपुर तीनों शहरों को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया अशोक जी गहलोत ने। हमने बताया कि ये सबसे अधिक लाभांश वाले शहर हैं, कम छीजत वाले हैं, इनको नहीं दिया जा सकता है, कमा कर देने वाले हैं। तो अशोक जी गहलोत ने उस निर्णय को समझते हुए उसको कैंसिल किया। 2014 में वसुंधरा जी ने पुनः दे दिया। उसका हमने 15,000 लोगों को यहाँ उदयपुर में प्रदर्शन किया और उसको भी समझाया कि जोधपुर का लाइन लॉसेज 7% है, उदयपुर का लाइन लॉसेज 8% है, जयपुर का लाइन लॉसेज 9% है और ये लाभांश वाले शहर हैं, इनको नहीं दिया जा सकता। अगर देंगे तो हम राजस्थान में एक आंदोलन करेंगे। अगर आपको देना तो जो अधिकतम घाटे की स्थिति वाले हैं उनमें सुधार करिए। तब जाकर के वसुंधरा जी ने भी उसको रोका। परंतु कहीं कहीं दूसरे रास्ते से, चाहे फ्रेंचाइजी के माध्यम से, एफआरटी के माध्यम से, एफआरकी के माध्यम से या अपने बिल डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से या मीटर चेंज करने के माध्यम से नई नई स्कीमें लाते हैं निजीकरण की और उसको निजीकरण लागू किया जा रहा है। उसका हम 5 निगमों में भी विरोध कर रहे हैं उसका और उसको रोकने का प्रयास करें। ये घाटा कोई सरकार हमारे बिजली के कर्मचारियों की वजह से नहीं हो रहा है, सरकार की गलत नीति के कारण हो रहा है। पिछली बार हमारे 1500 मेगावाट बिजली सूरतगढ़ देता था, उसकी इकाइयों को बंद करके 18 रुपये में बिजली खरीदी, जबकि 2.5 रुपये में बिजली हमारे पास थी। कोटा थर्मल की 1220 मेगावाट की बिजली को बंद करके 3 इकाइयों को बंद करके प्राइवेट सेक्टर से बिजली खरीदी। इसके कारण घाटा हो रहा है। तो सरकार की गलत नीतियों के कारण घाटा हो रहा है। उसको करने के लिए हमने सरकार से आग्रह किया है कि इसको निजीकरण के हाथों में नहीं जाए और वर्कर से ही नई भर्ती की जाए और लेबर कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर काम लिया जाए तो ये घाटा कम होगा। आज जिन जीएसएस को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया, एक महिला उस जीएसएस को संभाल रही है, एक पुरुष संभाल रहा है, सारी अव्यवस्था बिगड़ रही है, अव्यवस्था हो रही है। इसलिए हमने सरकार से भी मांग की है और विद्युत प्रशासन से भी मांग की है कि इसमें इस प्रकार का सुधार होना चाहिए। प्रयासरत हैं। अभी सरकार ने कोई ऐसा नाइट पैलेस का किया नहीं है, लेकिन हाँ दक्षिणी भारत में जो कोयला खदानों की जो हैं माइनिंग में, तो वहाँ पर भी कुछ महिलाओं ने मांग की है कि हमें भी उसी माइनिंग के अंदर काम करने दिया जाए नाइट में। तो वहाँ पर सरकार ने अभी तक इतनी खास विशेष तौर से कोई मांग नहीं की है, महिलाओं ने व्यवस्था नहीं की है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ नाइट में जो महिलाएं हैं काम करती है उनको एक विशेष तरह से सुविधा दी जाए, जैसे सोशल सिक्योरिटी है या कोई भी और भी ऐसी इस तरह से कोई बच्चे वाली महिलाएं हैं तो उनके पालन गृह है या उनके जैसे अधिकतर शौचालय की सुविधाएं नहीं रहती है महिलाओं के लिए, तो वो भी हम सरकार से मांग करते हैं कि हर विभाग में ऐसे कुछ छोटी मोटी जो ज़रूरत से महिलाओं को जो ज़रूरत होती है वो सुविधा अवश्य होनी चाहिए। महिला मजदूरों को लेकर किस तरह की समस्या अभी भी बरकरार हैं और क्या चाहते हैं आप? अभी मैं आंगनवाड़ी की एक बैठक में गई थी जहाँ सरकार की जो भी योजनाएं लागू होती है तो आंगनवाड़ी से शुरू होती है और उनको मिनिमम चार्ज दिया जाता है
7-8 हज़ार रुपये ऐसा अपने राजस्थान में दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि भाई आंगनवाड़ी को भी एक मिनिमम मानदेय उनको मिलना चाहिए, जो 18,000 जो भी सरकार की जो है कि वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि जो भी सरकार की मान्यता होती है या कोई जो योजना होती है वो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं से ही शुरू होती है, कि चाहे कोरोना काल में हो या कोई जनगणना हो या कोई किसी भी प्रकार की कोई भी योजना आंगनवाड़ी कर्मचारी करती है। तो मैं उनके लिए भी एक मांग करती हूँ सरकार से कि भाई इनको कुछ स्पेशल सुविधा दी जाए और इनकी जो मांगे हैं कि भाई हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए या हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। अभी हमारे सरकार से हमें मांग कर रखी है कि पहले सेवन वेतन नहीं दिया था रोडवेज में, तो रोडवेज में सेवन वेतन तो दे दिया है, लेकिन अब उनकी जो सैलरी है सही समय पे नहीं आ रही है। कभी कहती है रोडवेज घाटे में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है रोडवेज घाटे में, इसका मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो है रोडवेज जो सरकार जो हमें कितने हमने 56 तरह की जो निःशुल्क व्यवस्था दे रखी है। गाड़ी में 50 सीटर होती है, लेकिन हमने 56 रियायती दे रखी है। तो उसका जो हमारा पैसा है रोडवेज का वो हमें समय पे मिले तो हमारे कर्मचारियों को समय पे वेतन भी मिल जाएगा। और अभी सरकार ने वो जो भी पेंशन कर्मियों को जो पेंशन दी है, तो हमारी जो ज़मीन थी उनको किसी को लीज पे दिया, किसी को खुर्द-बुर्द करना चाहती है। और हमें ये सब जनता में एक मैसेज डाल रही है कि भाई ये रोडवेज घाटे में, बल्कि रोडवेज घाटे में नहीं है, इसका प्रबंधन थोड़ा व्यवस्था इसकी सुधारी जाए चाहते हैं। हिंदुस्तान की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है वो सरकार के अन्यायपूर्ण रवैये का शिकार है। मुझे लगता है कि केवल मात्र बैंकिंग इंडस्ट्री में ही ऐसा है कि जहाँ पर पेंशनर्स के पेंशन कभी भी रिवाइज नहीं होती। सन 1990 के बाद से जब से पेंशन लागू हुई तब से जिन लोगों को पेंशन मिली है वे सब के सब आज भी करीब 4,000, 5,000, 8,000 पेंशन पा रहे हैं। उनके पेंशन का हमारे इसके बाद वेज नेगोशिएशन होती है आईबीए के साथ में। अनेक बार वेज नेगोशिएशन के बाद सबके वेज रिवीजन हो चुके हैं, अनेक बार हो चुके हैं, और अभी भी अगला वेज रिवीजन अगले साल में ड्यू होने जा रहा है। परंतु इसके बावजूद तो पेंशनर्स की जो पेंशन उसके रिटायरमेंट के वक्त में जो तय हो गई उसके बाद उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन, कोई रिवीजन नहीं होता। भारतीय मजदूर संघ के झंडे तले हमारे संगठनों ने अनेक बार केंद्र सरकार से भी बातचीत की है। पिछले दिनों में निर्मला सीतारमण जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी से भी हमारा प्रतिनिधि मंडल मिला और उनसे भी अनेक बार मांग की है कि भी इस पेंशन को रिवीजन करने के लिए आईबीए को और बैंकिंग इंडस्ट्री के जितने भी रहनुमा हैं उनको निर्देशित किया जाए, परंतु अभी तक बात आगे नहीं बढ़ी है। इंडियन बैंक एसोसिएशन जो बैंकों की तरफ से एक नेगोशिएशन करने वाली एक संस्था है, वहाँ पर भी अनेक मांग पत्र दिए जा चुके हैं और लंबे समय से भी ये मुद्दा वहाँ पर पेंडिंग है, लंबित और विचारणीय है। इस पर भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता की हैसियत से मैं चाहता हूं कि देश की सरकार इस पर तुरंत निर्णय ले और बैंक कर्मियों के साथ में जो एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जो अपने जीवन यापन के लिए भी वे लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए विवश हो रहे हैं, उनके पेंशन में समय समय पर जब जब भी देश में बैंकिंग इंडस्ट्री में वेज रिवीजन होता है तो उसके साथ साथ पेंशन में भी रिवीजन होना चाहिए। हमारी ये मांग है।